Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to start our second part of chapter number 4 in class 7th of subject social and political life. In the fourth chapter we will discuss about the gender inequality. In the last class I told you so many points related to gender inequality. In that I told you what do you mean by gender inequality. I told you gender inequality in India, then so many laws which have been enacted in order to prevent protection to women. After that, I told you different types of gender inequality. There are 7 types of gender inequality. First one is mortality inequality, second one is natality inequality, third one is basic facility inequality, then professional equality, then special opportunity inequality, ownership inequality, and old or family inequality. After that, I have discussed about the factors responsible for gender inequality. Factors responsible for gender inequality. First one is low status of women in a society, discrimination against girl child, age-old systems against women, and last neglect of female education. So, about these points we have discussed in the earlier classes. In this class, we will discuss with the point measures to solve gender inequality. कुछ उपाय हम लोग पढ़ेंगे, कुछ मेजर्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ेंगे जिससे ये जेंडर इनइक्वलिटी दूर की जा सकती है, जिससे इस जेंडर इनइक्वलिटी का समाधान किया जा सकता है. Several measures have been taken to solve the problem of gender inequality. इसका समाधान करने के लिए बहुत सारे उपाय सोचे गए हैं, उसमें से कुछ आपके सामने यहाँ पर बताए जा रहे हैं. सबसे पहला चेंजेस एज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल मैकेनिज्म. सबसे पहले तो हमें इस तंत्र पर काम करना होगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एक जिला स्तर पर जो तंत्र है उसमें हमें बदलाव करना होगा. A clear-cut administrative mechanism should be made available at the district level for monitoring and reviewing the cases of gender inequality against women. हमें इस तंत्र में क्या सुधार करना पड़ेगा कि भाई इसमें ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, और जिम्मेदारी क्या दी जाए कि तुम्हें तुम्हारे आसपास में महिलाओं के साथ क्या असमानता, क्या इनइक्वलिटी हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसका तुम्हें ध्यान रखना है. The district level machinery headed by district magistrate should consist of representatives of police, prosecution machinery, judiciary, and the representatives of prominent women's organizations in the district. इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल मशीनरी है, जो आपका ये जिला स्तर का जो तंत्र है, इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब हेड करेंगे, वो इसको देखेंगे, और उनके पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए. ऐसे उनके पास लोग होने चाहिए, चाहे वो पुलिस से हों, चाहे वो प्रोसिक्यूशन मशीनरी, मतलब प्रोसिक्यूशन क्या होता है बेटा, जो न्याय के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो न्याय के लिए काम करते हैं, जिसको आप अभियोग कहते हैं. जुडिशरी, ये आपकी जज पैनल जो होता है. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमिनेंट वुमेन्स, प्रोमिनेंट में से होता है प्रमुख, जो महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से भी इनके पास कुछ लोग होने चाहिए. ए स्पेशल सेल शुड बी क्रिएटेड, एक खास डिपार्टमेंट बनना चाहिए जिला स्तर पर, फॉर इंश्योरिंग, जो यह कंफर्म करे, इंश्योर करे बेटर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग जेंडर इक्वलिटी, कि वो बड़ी बारीकी से यह ध्यान रखे कि क्या लिंग समानता हो रही है. ध्यान रखना, ये यहाँ पर इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी नहीं है. लिंग असमानता की बात नहीं है, यहाँ पर लिंग समानता की जो प्रोसेस है, क्या वो बड़े अच्छे चल रही है, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशल सेल होनी चाहिए. दिस स्पेशल सेल शुड बी लिंक्ड विद द कम्युनिटी ग्रुप्स एंड अदर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये स्पेशल सेल बनेगी ये अलग अलग समुदायों से जुड़ी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो महिलाओं की संस्था है उनसे भी जुड़ी होनी चाहिए. This should be done to help create an atmosphere in which people would feel encouraged to freely report the cases of gender injustice. और ये माहौल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा करने के बाद लोगों को विश्वास हो जाए, और विश्वास होने के बाद वे लोग अगर कहीं पर लिंग के नाम पर, जेंडर के नाम पर, सेक्स के नाम पर
अगर अन्याय हो रहा है तो उसको कंप्लेन करा सकें, उसके लिए कंप्लेंट लिखा सकें, शिकायत कर सकें, इतना प्रोत्साहन उनको मिलना चाहिए। स्पेसिफिक फॉर्मेट शुड बी क्रिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर रिपोर्टिंग ऑन जेंडर रिलेटेड क्राइम्स। अब कुछ खास तरीके का फॉर्मेट तैयार होना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों? जिससे कि जेंडर रिलेटेड लिंग संबंधी जो जुर्म होते हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट के लिए, उन पे कार्रवाई करने के लिए कुछ खास फॉर्मेट लागू करना चाहिए। ये कुछ बदलाव ज़रूरी हैं जिला स्तर पर, ये कुछ बदलाव ज़रूरी हैं जिला स्तर पर। अब सेकंड मेजर क्या है? चेंजेस एट स्टेट लेवल। पहला हमने पढ़ा जो जिला स्तर पर है, अब हम पढ़ेंगे कि राज्य स्तर पर जो तंत्र है उसमें किस बदलाव की ज़रूरत है। देयर शुड बी ए प्रॉपर मैकेनिज्म एट द स्टेट लेवल, स्पेशल एंट्री शुड बी गिवन टू दोज केसेस विच नीड ए प्रॉम्प्ट एक्शन। ये कह रहे हैं कि हमें एक तो बड़ी बारीकी से राज्य स्तर पर काम करना चाहिए, दूसरा हमें वो केस जल्दी ख़त्म करना चाहिए जिसको इंस्टेंट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन की ज़रूरत है। मतलब अभी केस आया, इमरजेंसी है, अभी उसको रिजल्ट चाहिए, तो अभी के अभी हमें उस पर एक्शन लेना है, अभी के अभी हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा कुछ स्पेशल एंट्री की तरह काम करना होगा। दिस इंस्टीट्यूशन वुड एक्सरसाइज अ फुल कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट लेवल मशीनरी। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो संस्थान है, ये एक्सरसाइज ये करते हैं फुल कंट्रोल किस पर? जो आपका जिला स्तर का तंत्र है, जो आपका जिला स्तर का तंत्र है उस पर इनका पूरा नियंत्रण होता है। टू दैट देयर इज़ नो करप्शन और फ्रॉड विद इनोसेंट पीपल। और ये भी ध्यान रखें कि भाई जो इनोसेंट लोग हैं, जो बच्चे सीधे साधे शरीफ इंसान हैं, उनके साथ कोई भ्रष्टाचार या कोई धोखाधड़ी ना हो रही हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, सेंसिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सेंसिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा न्याय तंत्र है, जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसमें कुछ सुधार भी चाहिए। क्या क्या? द पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस। पुलिस ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर, जो अभिवक्ता, जो केस लड़ते हैं, बेसिकली जो सरकारी वकील होते हैं। जजेस, जज आपको पता ही है। एट ऑल लेवल्स ऑफ हिरार्की नीड टू बी मेड अवेयर ऑफ दिस इशू। और इस मुद्दे पर उन सबको जानकारी होनी चाहिए। जुडिशल सिस्टम शुड कंप्राइज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम जुडिशरी। अब जो जुडिशल सिस्टम है, जो आपका न्याय तंत्र है, इसमें हर एक प्रकार के ऑफिसर्स जो काम करने वाले हैं वो होने चाहिए। कहाँ से? जुडिशरी से, कोर्ट से। उसमें जजेस भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी होते हैं, जो इमीडिएट एक्शन लें सीरियस केसेस पर। वही जो मैंने आपको बताया स्टेट लेवल मैकेनिज्म, जो राज्य स्तर पर है, जो स्टेट लेवल पर है, तो स्टेट लेवल में भी मान लो आपका यूपी स्टेट है तो स्टेट लेवल पे, मान लो आपका शामली जिला है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे हमें क्या करना है कि एक स्पेशल एंट्री होनी चाहिए प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए। ऐसे ही इसमें बताया गया है कि इसमें भी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए सीरियस केसेस पर। मान लो कोई केस सीरियस है, ठीक है, तो उस पर हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए जो जुडिशरी की ज़रूरत है, चाहे वो जजेस की हो, पुलिस ऑफिसर की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उसमें कोई भी ढील ना की जाए, लापरवाही ना की जाए। फिर है फैमिली लॉ, जो पारिवारिक कानून है उनमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। द एक्यूज्ड कैन बी पनिश्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब जो दोषी है, जिसने गुनाह किया है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 में था, उसके बिहाव पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और जो दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक्ट था 1987, उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एंड अदर लॉज रिलेटिंग टू फैमिली डिस्प्यूट्स, और जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उनमें जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें इन क्राइम्स पर उनको अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये कुछ बदलाव हैं, कुछ मेजर्स हैं जो हमें जेंडर इनइक्वलिटी के समाधान के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। चलिए
अब बात आती है रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। ये कुछ रोल्स हैं, कुछ ये मानो कि समाज सुधारक, सोशल मीन्स समाज होता है, रिफॉर्मर मीन्स जो सुधारक, समाज को सुधारने वाले लोग। तो भारत में समाज सुधारक की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें हमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के नाम भी आएंगे, वो आपको याद रखने हैं। मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधारक हमारे देश में आए हैं, हुए हैं। राजा राम मोहन राय उनमें से एक हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, ये कुछ रिफॉर्मर्स हैं जो कि 19th सेंचुरी के आसपास भारत में थे। दे मेड ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू इम्प्रूव द पिटिएबल कंडीशन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन इंडिया। इन लोगों ने बहुत सारे काम किए भाई। जब इन लोगों ने देखा कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, पिटिएबल बहुत दयनीय है, बहुत दया इनको उनकी स्थिति पर आती थी, तो उनको सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। अब वो काम क्या थे? दिस रिफॉर्मर्स लेड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर वुमेन। इन लोगों ने जोर दिया कि भाई महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने परसुएडेड लॉर्ड बेंटिक टू प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ सती बाय लॉ। अब जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बातचीत की किससे? जो उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक से उन्होंने बात की और उनको मना लिया, परसुएड कर लिया, उनको राजी कर लिया। क्या करने के लिए? जो सती प्रथा उस टाइम थी उसको कानूनी तरीके से रोकने का प्रयास किया। कानूनी तरीके से रोकने के लिए इन्होंने लॉर्ड बेंटिक को राजी कर लिया और लॉर्ड बेंटिक ने उसका एक कानून बना दिया कि भाई अब से सती प्रथा लागू नहीं होगी। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे रिफॉर्मर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए हैं। और क्या किए हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षा संस्थान उन्होंने खोले हैं। इसके अलावा उन्होंने बढ़ावा भी दिया है किसको? विडो रीमैरिज। जो विधवा हो जाती थी लड़कियां, मान लो कम उम्र में शादी हो गई, उधर उनका पति एक्सपायर हो गया, तो उन विधवाओं की शादी कराने के लिए भी इन्होंने बहुत सारा प्रोत्साहन किया है। सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत सारा काम किया है। कंडेम पर्दा सिस्टम एंड पॉलीगैमी इन द मुस्लिम सोसाइटी। पॉलीगैमी होती है जब एक पुरुष कई सारे विवाह करता है, जब एक पुरुष एक से ज़्यादा विवाह करता है उसको पॉलीगैमी कहते हैं। तो इन्होंने कंडेम, इन्होंने भी क्या किया? निंदा की। इन्होंने भी निंदा की, कंडेम किया किसको? जो इनका पर्दा सिस्टम है। देखो ना कि मुस्लिम सोसाइटी में क्या होता है कि बुर्का का इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहे हैं उसका पर्दा सिस्टम की निंदा की। और पॉलीगैमी, जो एक व्यक्ति कई महिलाओं से शादी करता था एक ही टाइम में, उस पर भी इन्होंने बड़ी टिप्पणी की थी। ही ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन फॉर मुस्लिम वुमेन। इन्होंने ये भी कहा था कि भाई मुस्लिम महिला है ठीक है, लेकिन इनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी शिक्षित होना चाहिए, इनको भी पढ़ना लिखना चाहिए। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, द एफर्ट्स ऑफ द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। कुछ हद तक इन लोगों ने भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में काफ़ी योगदान दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो शिक्षा के संस्थान होते थे एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, खास तौर से महिलाओं के लिए, वर ओपन, उनको खोला गया। महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी संस्थान खोले गए। पॉलीगैमी वाज लुक्ड डाउन अपॉन एंड विडो रीमैरिज वाज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। पॉलीगैमी, एक पुरुष के द्वारा कई सारी महिलाओं से विवाह करना, इसको पॉलीगैमी कहते हैं। इसको बंद किया गया, इसका तिरस्कार किया गया, इसको लोगों ने मना करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। और जो विधवा लड़कियां होती थी उनकी दोबारा शादी करने को लोगों ने, समाज ने कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी थी। द सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज, जो सती प्रथा थी और जो बाल विवाह थे, सती प्रथा और बाल विवाह, ये लीगली कानूनी तरीके से बंद कर दिए गए। फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कानूनी तरीके से, कानूनी तौर पर, जो लोग आपने देखा होगा कि लड़कियों को, मान लो उन्होंने पता है कि भाई अच्छा गर्भ में लड़की है, तो गर्भ में ही उसकी मृत्यु करवा देते थे, गर्भ साहब जिसको आप एबॉर्शन बोलते हैं वो करा देते थे। तो इस पर भी लीगली बैन किया गया, कानूनी तरीके से बंद किया गया कि आप
एबॉर्शन नहीं करा सकते। दी पर्दा सिस्टम वाज ऑल्सो डिस्पाइज्ड इन सम प्लेसेस। अब जो पर्दा सिस्टम है वो भी कुछ जगह पर उसको घृणा की गई, पर्दा सिस्टम की, कि हमें पर्दा सिस्टम नहीं चाहिए, हमें तो ये खोलना है। डिस्पाइज में तो घृणा करना, उसके नफरत करना। अनलेस ऑल दीज एविल्स आर टोटली इरेडिकेटेड, जबकि अगर हम बात करें जबकि ये सारी बुराइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, जबकि ये सारी बुराइयां जड़ से ख़त्म हो चुकी थी, द लाइफ ऑफ वुमेन कुड नॉट पॉसिबली चेंज इन द इंडियन सोसाइटी। इन सब के बावजूद, इतना ख़त्म होने के बावजूद भी भारतीय समाज में महिलाओं का जीवन अब भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाया था। महिलाओं का जीवन अब भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर पा रहा था। ये था हमारा क्या, रोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। रोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। अब आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कि सरकार ने क्या क्या पहल की है, सरकार ने क्या क्या शुरुआत की है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अ क्लियर विजन इज नीडेड टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम पाथ ऑफ वुमेन। इसमें कहा गया है कि भाई एक बिल्कुल साफ उद्देश्य सामने होना चाहिए, एक साफ उद्देश्य की ज़रूरत है जिससे कि महिलाओं के रास्ते में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। दिस इनिशिएटिव हैज़ टू बी टेकन बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड वुमेन देमसेल्व्स। इन्होंने कहा कि भाई आपका अगर कोई उद्देश्य क्लियर है कि हाँ भाई मुझे ऐसा करना है और आप चाहते हो कि महिलाओं के रास्ते से सारी समस्याएं हट जाएं, तो आपको अपना एक मुद्दा, एक गोल, एक एम, एक उद्देश्य तय करना पड़ेगा। दिस इनिशिएटिव हैज़ टू बी टेकन बाय बोथ द गवर्नमेंट। और ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये सरकार और महिलाओं इन दोनों को साथ में मिलकर तब इसमें आगे आना पड़ेगा। इसकी पहल कब होगी, जब सरकार और महिलाएं दोनों चाहेंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है या हमें आगे बढ़ना है, तभी वो काम हो सकता है। एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडियन वुमेन बाय ट्रीटिंग देम इक्वली एज मैन इन द सोसाइटी। एफर्ट्स शुड बी मेड, प्रयास करने चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, प्रयास करने चाहिए कुल विकास के लिए। जो भारतीय महिलाएं हैं उनके विकास के लिए काफ़ी प्रयास करने चाहिए। बाय ट्रीटिंग देम, और कैसे करने चाहिए, कि हम उनको भी पुरुषों के बराबर माने, कि हम महिलाओं को भी समाज में पुरुषों के बराबर दर्जा दें, उनका स्टेटस भी मैन के कंपेयर में इक्वल रखें। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द फ्रीडम दैट वुमेन हैव टू एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। अब जो महिला सशक्तिकरण है ये क्या है, ये एक फ्रीडम है, आज़ादी है, किसकी, जिसमें कि महिलाएं का अपने एक्शन पर पूरा नियंत्रण हो, महिलाएं अपने लिए फैसले ले सकें, महिलाएं अपना अच्छा बुरा सोच सकें, महिलाओं को जो अच्छा लग रहा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो कर सकें, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो उनको सही लगे वो काम भी कर सकें। इन द पास्ट, अगर पास्ट की बात करें, वुमेन वर ट्रीटेड एज मेयर हाउस मेकर्स। अगर हम पास्ट की बात करें तो महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में ट्रीट किया जाता था, एक गृहिणी की तरह ट्रीट किया जाता था, गृहिणी जो सिर्फ घर संभालती है। दे वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द बाउंड्री ऑफ द हाउस। ऐसा माना जाता था, ऐसी उम्मीद थी कि वो घर की चार दीवारी में ही अपने आप को रखें। वाइल मैन वेंट आउट एंड वर्क, और जबकि जो मैन था वो बेचारा बाहर जाए और काम करे, घर की जिम्मेदारी उठाए, घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करें। दिस डिवीज़न ऑफ लेबर स्टिल परसिस्ट इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जो ये डिवीज़न था मजदूरी का, ये अब भी देश के कुछ हिस्सों में लागू है। अब भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर महिलाओं घर में रहना पड़ता है, घर से बाहर नहीं जाती, और जो पुरुष है, जो मैन है, वो घर के बाहर के सारे काम देखता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स बिकॉज ऑफ विच सर्टेन एविल्स। और ये कुछ कारण हैं, मुख्य कारण तो यही है जो हमें ये सारी बुराइयां देखने को, ये सारे एविल्स देखने को मिलते हैं। सच है जैसे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह,
फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो छोटे बच्चा होता है, मतलब फीमेल जो लड़की होती है उसकी गर्भ में ही मृत्यु करा देना। वुमेन ट्रैफिकिंग, जो महिला है उनकी तस्करी करना। ऐसे कुछ जुर्म जो जन्म लेते हैं इस समाज में, ये उसके मुख्य कारण है। क्या है कि एक बाउंड्री डिसाइड कर दी गई, महिलाओं को बाहर की दुनिया का पता ही नहीं रहने दिया और वो बाहर की दुनिया में सेफ ही नहीं हो पाई, और जब भी वो घर से बाहर निकलती हैं तो कुछ नुकसान कर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाहर रहने का मौका कभी मिला ही नहीं, दिया गया ही नहीं। उनको हमेशा मैन ने इन्फीरियर माना और उनको आगे बढ़ने से डरने लगा कि भाई अगर आगे जाएं कहीं नुकसान ना हो जाए। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मैनी लॉज टू एम्पावर वुमेन। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए महिला को सशक्तिकरण करने के लिए। दीज रूल्स हैव एम्पावर्ड देम सोशली, इकोनॉमिकली, लीगली एंड पॉलिटिकली। और जो ये रूल्स बनाए, जो नियम कानून बनाए, इनसे महिलाएं सशक्त हुई, मजबूत हुई। कैसे? सामाजिक स्तर पर भी, इकोनॉमिकली फिनेंशियल स्तर पर भी, लीगली कानूनी स्तर पर भी, और पॉलिटिकली राजनैतिक स्तर पर भी। इन सभी चारों स्तर पर महिलाओं को सशक्त किया गया सरकार की बहुत सारी रूल्स के द्वारा, नियमों के द्वारा, कानूनों के द्वारा। द स्टेट एंड एम्पावरमेंट पॉलिसी फॉर वुमेन एम्स एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जब एक राज्य की कोई पॉलिसी बनाई जाती है महिला के लिए, उसका उद्देश्य ये होता है कि जेंडर इक्वलिटी आए, लिंग समानता हो, जेंडर जस्टिस, लिंग न्याय हो, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा हो, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर दौर में जो भेदभाव है महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव है, वो ख़त्म किया जा सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन इनटू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। और जो मुख्य धारा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में, जो अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा है, उसमें महिलाओं को एकीकरण, महिलाओं को एक साथ लेकर और आर्थिक विकास करते हुए, ध्यान देना बेटा, इसने कहा है कंट्री की मुख्य धारा की जो अर्थव्यवस्था है, मुख्य धारा की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें हम आर्थिक विकास प्लस महिलाओं को साथ में लेकर हम उसको कर सकते हैं। आर्थिक विकास कब हो सकता है? जब हम महिलाओं को भी, क्योंकि समाज का हिस्सा है भाई, मान लो समाज में दो हिस्से हैं, एक महिला एक पुरुष। अगर पुरुष आगे बढ़ेगा, महिला आगे नहीं बढ़ेगी, तो आर्थिक व्यवस्था भी डगमगाएगी। दोनों को बराबर चलना है, बराबर चलने दो, सभी महिलाओं को भी साथ लेके चलो, और फिर देखो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना अच्छा होता है। टू रिमूव ऑल बैरियर्स इन द वे ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी महिलाओं की भागीदारी में रुकावटें आती हैं, उन सबको हटाने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 1997, तो सरकार, जो राज्य सरकार है, उन्होंने 1997 डिक्लेयर किया था ईयर 19, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1997 को जेंडर इक्वलिटी विद सोशल जस्टिस, लिंग समानता सामाजिक न्याय के साथ उसको नाम दिया गया। किसको? 1997 जो ईयर था, उसको जेंडर इक्वलिटी विद सोशल जस्टिस का नाम दिया गया। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन प्रोविजंस फॉर वुमेन टूवर्ड्स इक्वलिटी इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फील्ड्स। अब कुछ खास प्रावधान, भाई स्टेप बाय स्टेप काम किया गया, कुछ खास प्रावधान दिए गए महिलाओं को, जिससे कि उनको बराबरी मिल सके, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था में हो, या कल्चरल फील्ड में, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सरकार ने ये कुछ यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं जो सरकार ने लिए हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप्स है रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट्स फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर विद कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में अगर मान लो कहीं पे जॉब निकली है तो वहाँ पे 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं महिलाओं के लिए। दूसरा,
कीपिंग 33% ऑफ बजट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर वुमेन। कह रहा है अगर मान लो 33% कुल बजट का पैसा रखा जाता है इन महिलाओं के डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो विकास किया जा सके, विकास कराया जा सके, उसके लिए बजट का 33% अलग रखा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जाती हैं जो कन्या की सुरक्षा पे आधारित होती हैं। भाई कन्याधन, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आती है। एनकरेजिंग गर्ल्स टू गेट मैरिड ओनली आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ऐसे भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं जब एक लड़की को बताया जाता है कि आपको 18 साल की उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि बाल विवाह में इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखे गए थे लड़कियों के शरीर पे। एनकरेजिंग एनरोलमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन स्कूल एंड टू एंश्योर हर एजुकेशन एट लीस्ट अप टू द इंटरमीडिएट लेवल, ये भी कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि भाई लड़कियों को कम से कम 12th तक तो पढ़ना ही चाहिए, लड़कियों को कम से कम 12th तक पढ़ना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव कल्चरल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, ये भी प्रयास किया जाता है, ये भी एफर्ट किए जाते हैं कि लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इनको भी हटा दिया जाए, जिससे कि उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एलिमिनेटिंग प्रेजुडाइस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब जो प्रेजुडाइस है, प्रेजुडाइस होता है बेटा जो आप किसी के प्रति अपने ओपिनियन तय कर लेते हो, जब आप किसी के प्रति अपने ओपिनियन तय कर लेते हो, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद मैंने से आपको बताया प्रेजुडाइस का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में अपने मन में पहले ही ओपिनियन तैयार कर लेते हैं, जब हम अनरीजनेबल डिसलाइक मतलब बिना किसी रीज़न के किसी चीज़ को नापसंद करने लगते हैं, उसके लिए कुछ ओपिनियन पहले ही बना लेते हैं, उन सभी ओपिनियन, सभी विचारों को एलिमिनेट, उनको ख़त्म करने का प्रयास भी कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट थ्रू मदर्स कमेटीज़ एंड IGA ग्रुप्स, बहुत सारे अवसर पार्टिसिपेट करने के मदर्स कमेटी में और IGA ग्रुप में। कब? द ईयर 2001, अब हमने क्या पढ़ा था? 1997 ईयर पढ़ा था, जिसको नाम दिया गया था, कोई बच्चा बताएगा? जिसको नाम दिया था जेंडर इक्वलिटी विद सोशल जस्टिस। ऐसे ही ईयर 2001 को नाम दिया गया ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक टाइटल दिया गया था। इसके बाद 2003 में एक टाइटल और दिया गया ईयर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स, ईयर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स। तो 3 टाइटल आपको याद रखने हैं। 1997 में पहला टाइटल क्या लॉन्च किया गया कि भाई जेंडर इक्वलिटी विद सोशल जस्टिस। सेकंड टाइटल ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट 2001 में। उसके बाद ईयर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स 2003 में। गिविंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू वुमेन, अब जैसे कि मैन को 18 ईयर्स का होते ही, 18 साल का होते ही उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, ऐसे ही महिलाओं को भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी हुई है, मतलब ये भी 18 साल की होते ही वोट डालने का अधिकार इनको मिल जाता है। गिविंग इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द गर्ल्स पेरेंट, और इनका भी बराबर का अधिकार है पेरेंट्स की संपत्ति में। द हिंदू बिल, जो हिंदू बिल बना, जो कमला एक्ट बना, वो पास टू डू अवे विद द डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ क्या होता है? अंतर, उसमें कुछ अंतर थे, उसमें कुछ अंतर थे, तो उन अंतर को दूर करने के लिए इनको भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार बनाया गया। डिक्लेयरिंग डाउरी एज इलीगल, अब जो आपकी डाउरी है, जो आपका दहेज है, उसको गैरकानूनी बताया गया कि भाई आप दहेज नहीं लेंगे। पर्सन्स डिमांडिंग और गिविंग डाउरी आर लायबल टू पनिशमेंट, अगर कोई इंसान दहेज की मांग करता है या कोई लड़की का पिता दहेज देता है तो वो दोनों ही सज़ा के हकदार हैं, तो वो दोनों ही सज़ा के हकदार हैं। चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये आपने पढ़े क्या? इनिशिएटिव्स जो लिए गए स्थिति सुधारने के लिए। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि क्या क्या बदलाव हमें महिलाओं के स्टेटस में देखने को मिले हैं।
क्या क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोशल ग्रुप्स मच इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन सीन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। इसका परिणाम ये हुआ, जितने भी अब तक एफर्ट किए गए, चाहे वो कुछ मेजर्स बताए गए, चाहे सरकार ने इनिशिएटिव किया गया, सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने एफर्ट किए, कि जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी हद तक सुधरी। मैनी वुमेन नाउ वर्क ऑन हाई रैंक्स इन ऑफिसेज इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। अब आप देखेंगे कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो उनकी हाई रैंक जो सबसे ऊंची पोजीशन है उस पर भी आपको काफ़ी सारी महिलाएं देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं। अ स्टडी डन बाय द सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़ इन हैदराबाद फाउंड दैट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ डिक्लाइंड। ये कह रहे हैं कि जो एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज़, कहाँ पर? हैदराबाद में। इन्होंने एक स्टडी की और इन्होंने पाया कि जो चाइल्ड मैरिज होती है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, बहुत हद तक नेग्लेक्ट हो चुकी है। सेवरल सोशल ग्रुप्स हैव आल्सो स्टार्टेड कैंपेन्स अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद द सपोर्ट ऑफ पुलिस, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनजीओज। बहुत सारे सामाजिक ग्रुप समूह ऐसे भी हैं जो आजकल महिलाओं की तस्करी और लड़कियों की तस्करी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। किसकी सहायता से? पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से और एनजीओज की मदद से। इन अ बिड टू रिड्यूस चाइल्ड लेबर, जो बाल परिश्रम है, जो बाल श्रम है, उसको कम करने के लिए न्यू रेजिडेंशियल स्कूल्स हैव बीन सेट अप इन मैनी डिस्ट्रिक्ट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड लेबरर्स। इन्होंने कहा है कि अब ज़िले ज़िले में छोटी छोटी जगह पर भी स्कूल खोले जा रहे हैं जहाँ पर कि वो बेचारे जो मजदूर लड़कियाँ हैं वहाँ पर पढ़ सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना अच्छा बुरे का निर्णय ले सके, अच्छे बुरे का डिसीजन ले सके। इन रिसेंट ईयर्स मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन सो एज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पिछले कई सालों में बहुत सारे कदम उठाए गए जिससे कि महिलाओं ने भागीदारी की पॉलिटिकल सिस्टम में। राजनीति तंत्र जो है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, हिस्सेदारी की। इन द पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायत जो आपके प्रधान वगैरह होते हैं गांव में, वुमेन हैव बीन गिवन रिप्रेजेंटेशन एज ए साइन ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और उसमें जब महिलाएं उतरती हैं, महिलाएं उस पर्चे को भरती हैं और उस नेता बनती हैं, प्रधान बनती हैं, इससे आप जान सकते हो कि महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण कितनी ज़्यादा समृद्ध हो चुकी है, कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। देयर आर मैनी इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एट द विलेज काउंसिल लेवल एज वेल। और अगर ग्रामीण परिषद की बात की जाए तो ग्रामीण परिषद स्तर पर भी वो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव की तरह आगे निकल के आती हैं। हाउएवर देयर पावर इज रेस्ट्रिक्टेड एज मैन हैव मोर अथॉरिटी। जबकि उनकी जो कुछ पावर होती हैं वो रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड होती हैं, और जबकि जो पुरुष हैं उनकी पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। महिलाओं के पास अथॉरिटी कम होती है, पुरुष के पास ज़्यादा होती है। फिर भी आप लोगों को दिखेगा कि कितना अच्छा काम महिलाएं कर रही हैं। और ये तो आप जानते भी हैं भाई, चाहे डॉक्टर फील्ड हो, चाहे लीडर फील्ड हो, चाहे लॉयर फील्ड हो, चाहे आपका टीचर फील्ड हो, हर फील्ड में महिलाएं, गर्ल्स, लेडीज़, वुमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वाकई काबिल तारीफ़ काम हो रहा है। तो कह सकते हैं कि समाज में इनकी स्थिति काफ़ी हद तक सुधरी है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो भी हमने बात की थी, वो आप देख लीजिए एक बार। प्रेजुडाइस क्या होता है? एन अनरीजनेबल डिसलाइक और प्रेफरेंस फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के लिए जब हम बिना किसी कारण के नापसंद करने लगते हैं उसको प्रेजुडाइस कहते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है भाई, जो कन्या की भ्रूण हत्या होती है। द सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ अनबोर्न गर्ल चाइल्ड, वह लड़की जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई उसको मारना, उसकी माँ के गर्भ में ही, उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स डाइंग पर 1000 पर्सन, 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं, 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं एक फिक्स टाइम पीरियड में।
एक फिक्स टाइम पीरियड में, मान लो ये कहे कि भाई चलो 1 महीने में 1000 लोगों में कितने लोग मरे, तो वो आपका होता है मोर्टेलिटी रेट। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर अबाउट द जेंडर इनइक्वलिटी। दिस वाज द 4th चैप्टर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सो आप प्लीज़ इसको सुनिए, समझिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।